नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में 8 माह बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को राजस्थान भाजपा की कप्तानी सौंपी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल आज यही है कि क्या जोशी दिलाएंगे जीत। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आर तिवारी जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और साथ में मनीष पारिक जी जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज में। मनीष जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो आज फैसला किया, सडनली काफी लोगों को चौंका दिया। राजनीतिक गलियारों से लेकर जो आम जनता है, जो राजनीति में इच्छा रखती है, रुचि रखती है, सब ने इस फैसले को देखने के बाद में कहीं ना कहीं जो जनता वो चौंकी है, क्योंकि 8 महीने बाद में चुनाव होने और ऐसे में आपको लगता नहीं कि काफी देर कर दी बदलाव करते करते? नहीं दीपक जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और निश्चित तौर पर हमारा जो बूथ लेवल तक संगठन संरचना है वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अशोक गहलोत जी की सरकार की जो नाकामियां है, जो राजस्थान की दुर्दशा उन्होंने की है, कानून व्यवस्था के हालात हैं, वो सब दुनिया के सामने हमने बाकायदा पेश किए हैं और सब विरोध किया गया है, सब जगह पर आंदोलन चले हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चुनाव लड़ने वाला है और निश्चित तौर पर इसमें अध्यक्ष का बदलाव इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि अगर ये सारी बातें जनाक्रोश यात्रा के समय जो जनता ने मुखरित करी है और उस हिसाब से आप देखेंगे कि एट अ टाइम 10,000 पीपुल ऑन द रोड अशोक गहलोत के खिलाफ थे, सरकार के खिलाफ थे, तो अब पूरी तरह से चुनाव मोड में भाजपा संगठन है। आप कह रहे हैं अध्यक्ष का चुनाव कोई मायने नहीं रखता, तो फिर उनको हटाने की जरूरत कहां पड़ गई थी? नया चेहरा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने आपको कहा परिवर्तन तो होता है और दूसरी बात यह भी है कि नेतृत्व ने जो भी कोई फैसला किया है उसका विषय इंपॉर्टेंट है जब भी उन्होंने किया है। दूसरी बात, जो चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के लोगों की आवश्यकता रहेगी, अनेक भूमिकाएं लोगों की रहेगी, तो हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अध्यक्ष पद पर हैं और कौन वैसे अनेक करके रणनीति का काम कर रहे हैं या चुनाव में भाजपा की अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, आर तिवारी जी, कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ी है या आसान हुई है रहा? सवाल दीपक ये नहीं है कि हमारे लिए चुनौती आसान है या नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, सहमी हुई है अशोक गहलोत की सरकार के सामने। भाई मनीष पारिक बोल ही नहीं पा रहे। 2.5 साल पहले जिस किसान पुत्र को आपने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी, जो कैडर वाले थे सतीश पूनिया, आज अचानक 2.5 साल बाद में आप 8 महीने चुनाव करेंगे, आप उनको हटा करके साइडलाइन करके आप सीपी जोशी जैसे चेहरे को ला रहे हो जिसका आम आदमी से कभी कोई लेना देना नहीं। 4.5 साल 4.25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के। ये सीपी साहब जो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे हैं, उनका राजस्थान की जनता ने कभी आंदोलन देखा नहीं, उनका संघर्ष देखा नहीं, वैसे ही इनका आंतरिक मामला है। लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि इनके आप सरकार के नुमाइंदे हो। अरे भाई मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ, उनका इतिहास में मैं नहीं 11 बार गिरफ्तार हुए। अरे आम आदमी जानता, फिर आपने फिर सीपी जोशी को क्यों नहीं बनाया? अब अचानक आपने 8 महीने पहले सतीश पूनिया को हटा करके नया चेहरा लाने की क्या जरूरत है? तो हम कोई गांधी परिवार से जैसे थोड़ी हैं, एक अध्यक्ष चलेगा तो वही चलता रहेगा। सोनिया गांधी जी इतने साल अध्यक्ष रहेंगी, पन्ना प्रमुख का चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी है। इनके यहाँ प्रदेश प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी ही पन्ना प्रमुख का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जयपुर के जिले के अध्यक्ष का काम करेंगे, वही तो फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्या जरूरत है? मैं आपको निवेदन करूं, आप कह रहे हो कि हमारा कैडर बेस है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव में जाने को तैयार है, तो फिर अचानक डर किस बात का? सतीश पूनिया जी से आपको क्या लगा? मैं लगातार डिबेट में कह रहा हूं मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रहे। और जब ये आप कह रहे थे कि हमने जन आक्रोश रैलियां निकाली,
11 आंदोलन हुए हैं। आदमियों से ज्यादा आप आप लोग ये कह रहे थे इकट्ठा कोई नहीं कर विपक्षी पाए। भूमिका नहीं निभाई, इसलिए मैंने दीपक कहा। भाई, ये 20 आदमियों से ज्यादा कहीं कोई आक्रोश रैली में इकट्ठा नहीं कर पाए, 200 विधानसभा में इकट्ठा नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व देख रहा था कि सतीश पूनिया ना भारतीय कांग्रेस जो राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार है उसके खिलाफ 2.5 साल में कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं कर पाए। केवल बयानवीर नेता थे, अखबारों में पढ़ते थे रीट के मामले में ये हो गया, महिलाओं के साथ में अत्याचार भारत में नंबर 1, बेरोजगारों में नंबर 1, किसानों का आपने दिया नहीं। उसका रिजल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की साख लगातार गिर रही थी और अचानक इनको एक ऑक्सीजन देना पड़ा कि नया चेहरा लिया हो। लेकिन जननायक अशोक गहलोत आप भाई भी तो आप बताओ, डोटा सराजी मंत्री थे, मंत्री में करप्शन के चार्ज लगे तो उनको आपने जिला प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जी को हटाने में तो आप लोग हमारे डरे हुए हो। चार हमारे यहाँ तो आज भी जननायक अशोक गहलोत ही है। अशोक गहलोत की जो प्रदेश अध्यक्ष है आपके, जो पहले मंत्री थे, उसके मंत्री से उनको हटा दिया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब आप कहना चाहते हो जब टुकड़ों में बटी भारतीय जनता पार्टी, जब गहलोत जी ने सरेआम शिक्षकों से पूछा कि आपको ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो आप उन्होंने कहा शिक्षकों ने हाँ भरी हाँ, और उनको उन्होंने मुखिया बना दिया। मजबूरी तो वो बताओ आप, आपकी मजबूरी क्या है? डोटा सरा जी को अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। मनीष जी, क्या सतीश पूनिया को हटाने की वजह क्या ये थी, क्या उनका कार्यकाल पूरा हो गया था इसलिए उन्हें हटाया गया है, या फिर वो जो तमाम जो धड़े थे बीजेपी के उनको एक जाजम पर नहीं लेके आ पाए वो बड़ी वजह रही, या क्या वजह मानते हैं आप? मैं आपको बताऊं, 3 साल का जो कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, तो 2 टर्म तक लगातार उनको एक्सटेंशन भी तो दिया गया। मैंने आपको निवेदन किया वो 2 टर्म लगातार नहीं होना चाहिए अध्यक्ष, 6 महीने के लिए अलग से एक्सटेंशन दिया जाता है वो पार्लियामेंट बोर्ड का, और 4 अध्यक्ष बदले हैं, ये निरंतर चल रहा है। आपने देखा पहले 4 अध्यक्ष बदले थे, अब 4 अध्यक्ष बदले, तो ये निरंतर तौर पर संगठन का जो काम चल रहा है उसके तहत हुआ है। इट डजंट फीड फॉर एनीथिंग कि कुछ क्रूशियल हो गया। मैं तो निवेदन यही कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले मंत्री थे, कोरोना काल में उनको बाद में मंत्रिमंडल से हटाया गया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। रघु शर्मा जी को मंत्री पद से हटाया, उन पे आरोप लगे तो उनको वहां का वो बना दिया गुजरात का प्रभारी। इसी तरह से हरीश चौधरी जी को बना दिया पंजाब का। आप उसी तरह यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये बात नहीं है। बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में टुकड़ों में बटी, और फिर मैं कह रहा हूं क्या सतीश पूनिया को विपक्ष का नेता बनाने के तैयार हैं क्या? 78 विधायक चुनाव जीते हैं, आप सरकार में आए दूसरों की बैसाखियों पर, पहली बार अब आप कह रहे हैं कि राजस्थान में विपक्ष का नेता चेहरा घोषित करेंगे। हाँ तो भरो, भविष्य क्या है सतीश पूनिया जी का? क्या है? मैं आपको निवेदन करूं, ये निश्चित तौर पर आप खुद ही कह रहे हैं आंदोलन करे, आप ही कह रहे हो कि हमने बहुत बड़े आंदोलन करे, हमने जन आक्रोश रैलियां निकाली, हमने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, फिर उनको हटाने की क्या जरूरत है? फिर मैं कह रहा हूं सतीश पूनिया क्या आपके प्रतिपक्ष के नेता का चेहरा है या राजेंद्र राठौड़ रहेंगे? दोनों में से तय तो करो। समय आने पर आपको भी पता चल जाएगा। और तिवारी जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। श्याम जी, आप इसको पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज के दिन सुबह सुबह अचानक एक नियुक्ति पत्र जारी होता है कि सतीश पूनिया की जगह जो है वो ले लेंगे अब सीपी जोशी। तो क्या बीजेपी ने फैसला आखिर क्यों लिया होगा, या इसके पीछे क्या कुछ सियासी मैसेज बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने देने की कोशिश की है? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से ब्राह्मण लोभी नाराज हो रही थी बीजेपी से, अभी कुछ दिन पहले ही देखिए आपने देखा कि यहाँ सम्मेलन हुआ जयपुर में, तो भाजपा के लोग अधिक थे जिसमें सीपी जोशी भी थे। और सीपी जोशी निश्चित तौर पर मेवाड़ से आते हैं, जहां प्रतिपक्ष के नेता थे। प्रतिपक्ष का नेता आपने असम का राज्यपाल बना के भेजा है, तो ऐसी स्थिति में वहां कोई कद्दावर नेता बनाना था, क्योंकि बीजेपी के पास मेवाड़ में कोई कद्दावर नेता नहीं था, इस कारण से इनको ताजपोशी की है। लेकिन देखिए ब्राह्मण तो बीजेपी में अधिकांश अध्यक्ष रहे हैं, आज नहीं, आप पहले के भी अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप देखिएगा भंवरलाल शर्मा रहे, राजस्थान में कौशल किशोर शर्मा रहे। इसके अलावा आप अगर बाईस में आए तो हम कह सकते हैं कि अरुण चतुर्वेदी भी रहे, ललित किशोर चतुर्वेदी भी रहे। तो राजस्थान में ब्राह्मणों का वर्चस्व, और हरिशंकर भावड़ा भी रहे। तो ये पहले अध्यक्ष नहीं है बीजेपी, क्योंकि ब्राह्मण और बड़ियों की पार्टी मानी जाती थी। और आज भी मनीष जी बैठे हैं कि कह दें कि ब्राह्मण इनके काफी लोग हैं और आना चाहिए, जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है। तो इन्होंने जो बदलाव किया है, कार्यकर्ता आरएसएस का भी है और आम लोगों के बीच का कार्यकर्ता है, और उपाध्यक्ष
मौजूदा स्थिति में उपाध्यक्ष भी जी। हैं। ऐसा नहीं कि वो सीधे तौर पर किसी को बैठाया गया और ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने कहा है कि अब देखिए आज जो गुटबाजी की बात आप बार बार कह रहे हैं कि खुद सीपी जोशी ने कहा है मैं किसी गुट का नहीं हूँ, मैं तो बीजेपी का हूँ इसलिए बीजेपी। तो इसका मतलब भाजपा में गुटबाजी तो व्याप्त हो गई थी और सतीश पूनिया एक जाति विशेष में बह गए थे। अब ये तो मनीष जी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको उनके साथ काम करने का मौका भी मिला और रहे भी हैं और ये उपमहापौर भी रहे, लेकिन जो स्थितियां बन गई थी उस पर कुछ न कुछ सवाल या निशाने तो खड़े हो गए थे। इसलिए बीजेपी में बदलाव की स्थिति तो आनी थी क्योंकि 3 साल पूरे हो गए थे और इनको भी नॉमिनेट किया था, इनको कोई निर्वाचित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में नॉमिनेट करें, 4 नॉमिनेट किए हैं। अभी भाजपा ने आज भी 4 अध्यक्ष बनाए हैं। जहां जहां चुनाव होने वहां अध्यक्ष बदले और बदलने की प्रवृत्ति इसलिए पड़ी कि क्योंकि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और बाकी के और लोगों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा था और तालमेल नहीं बन पाने के कारण से बहुत सारी बैठकों में वो नहीं आते थे, ये नहीं आते थे और सतीश पूनिया कोई प्रदर्शन करते थे तो आपने देखा कि वसुंधरा राजे कहीं दिखती ही नहीं थी। तो ऐसी यही स्थितियां है कि वो जन्मदिन मनाती थी, जाते नहीं थे, मजबूरी में अरुण सिंह को जाना पड़ता था। तो ये तो लग रहा था किसी दिन से। देखिए कुछ टाइम पहले डिक्लेयर होने वाले थे सीपी जोशी, लेकिन पार्लियामेंट में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी इसलिए उनको 15 दिन डिले कर दिया गया। श्याम जी, मेरा सवाल ये कि ये जो सीपी जोशी जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, इनके लिए जीत की राह आसान होगी जोशी के लिए या फिर कांटों भरा ताज ये रहने वाला है, क्योंकि 8 माह बाद चुनाव होने? देखिए ये बात तो सही है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत तो होगी पहले से जी। ये क्योंकि ये जिस तरह के है इनका स्वभाव, अड़ियलपन तो नहीं है इनमें और ये सीधे स्वभाव के और ये जाने में कहीं किसी नेता के घर जाने में गुरेज नहीं बरतेंगे, लेकिन संघ की तरफ से जो कुछ मिलेगा निर्देश उनकी अनुपालना और देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद है। अब ये पसंद तो आपको मालूम है कैसे पसंद करके लाते हैं और किस तरह से मेवाड़ का जो गैप हो गया था और वहां से प्रदेश अध्यक्ष वहां पे जो प्रतिपक्ष के नेता गुलाब सिंह कटारिया चले जाने के बाद ये सोचे जाने लगा था वहां कौन व्यक्ति खड़ा होगा। तो देखिएगा जिस तरह की स्थितियां है इससे मेवाड़ की पूर्ति भी हुई है और ब्राह्मण समाज जो की कुछ नाराजगी हो रखी थी वो कुछ हद तक दूर होगी। तो बीजेपी को इससे फायदा होना है, नुकसान तो होना नहीं मुझे लगता है। जिस प्रकार से बीजेपी के जाट नाराज होंगे नहीं होंगे। अब प्रतिपक्ष का नेता किसको बनाया जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रतिपक्ष के नेता क्या यही बनेंगे या और कोई बनेगा, तो इसलिए चौंकाने वाले नाम तो आ सकते हैं क्योंकि वैश्य समाज को भी लाया जा सकता है। तो वो सारी बातें, ये इनका नाम पहले से भी चल रहा था, ऐसा नहीं कि एकदम अचानक ही बैठा दिया गया हो। ये प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और जिस प्रकार से ये आम कार्यकर्ता जो संदेश देने का काम करते हैं ना, आम कार्यकर्ताओं को उठा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो आम कार्यकर्ता इनका गॉडफादर नहीं है कोई, और गॉडफादर है तो आरएसएस है। ठीक है, ठीक है। आरा तिवारी जी, श्याम जी का रुख, मतलब श्याम जी ने जिस तरीके से बात अपनी रखी, श्याम जी का कहना है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा इस नियुक्ति के बाद में। अरे नियुक्ति के बाद में इनमें कोई करामाती व्यक्तित्व है क्या सीपी साहब? सीपी जोशी भी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता, करामाती नेता हैं क्या? अब जब कैडर बेस पार्टी है, श्याम जी आप भी सुन रहे हैं मेरी बात को, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख हम तो राष्ट्र में समर्पित है, हमारे यहाँ कोई पद की लड़ाई नहीं है। फिर सतीश पूनिया जी ने जो जाट लॉबी को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आपने उनको हटाया क्यों? आपने फिर उनका निर्वाचन की जगह निर्वाचित करके लाते। सवाल यह है कि अगर ब्राह्मण चेहरे के रूप में लाए, तो मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी इनके अनिल वैष्णव है। क्या श्याम जी आप ये बताएंगे कि जो भी रेल मंत्री हैं जो राजस्थान के जोधपुर से अपने आप को संबंधित बताते हैं, राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री अनिल वैष्णव जी हैं क्या? वो भी ब्राह्मण समाज की महापंचायत, अश्विनी वैष्णव जो हैं अभी ब्राह्मण महापंचायत में, उनका भी बड़ा रोल था। तो भारत के अंदर राजनीति में आप ये भी बता दो, क्या अश्विनी वैष्णव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है? और फिर आपने सही कहा श्याम जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी में जब तक वसुंधरा राजे जी के चेहरे को आप आगे नहीं लाएंगे, मैं तो प्रतिपक्ष में उनके विपक्ष में हूं, कांग्रेस का हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज भी आम आदमी का चेहरा कोई है, आम आदमी के साथ में जिसका जुड़ाव है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वसुंधरा राजे। जब तक आप वसुंधरा राजे जी को साथ जोड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे सामाजिक सुरक्षा वाले जो हमने दिए हैं लोगों की सुरक्षा, हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तिवारी जी,
वसुंधरा जी से इतनी मेहरबानी कांग्रेस को क्यों, मतलब वसुंधरा जी पे इतनी मेहरबानी क्यों कांग्रेस की? सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष में वो ही है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही, वो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भी रही, वो भी जिले की महामंत्री से लेकर राजस्थान से और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अभी। मैं कह रहा हूं आम आदमी आज भी वसुंधरा जी की बारे में बात करता, बाकी इनके यहाँ चेहरा है ही नहीं। और इसी गफलत में ये बदलते रहते हैं। जो कल तक कहते थे कांग्रेस में तो एक परिवार का राज है, हम किसी को बनाते हैं, इनके अध्यक्ष का चुनाव होता ही नहीं है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारा चुनाव कराया। अरे नड्डा जी के नेतृत्व में नड्डा जी अपने हिमाचल के प्रदेश की चुनाव में अपनी जमीन नीचा बचा पाए, लेकिन वही कह रहा हूं उनको आप कार्यकाल बढ़ा देते हो, सतीश पूनिया जी के कार्यकाल को घटा देते हो, निर्वाचन आपके यहाँ होता नहीं है और केवल नए चेहरे के नाम पर। दीपक व्यास फिर कह रहा हूं इनके यहाँ केवल एक नरेंद्र मोदी का चेहरा है, बाकी सारे बेईमानी है। हम सब डिबेट करने आ रहे हैं, मनीष भाई भी आते हैं, कल हटा करके मनीष भाई की जगह दूसरा भी आ सकता है। इनको तो लगता है कि केवल एक मोदी का, अगर ये मुखौटा लगा करके आ जाए तो हमको लगेगा मोदी जी बोल रहे हैं। तो मोदी इज बीजेपी और बीजेपी इज मोदी। बाकी इनके यहाँ कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, ये रील इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत ने अब की बार, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, हमने जो उनको सामाजिक सुरक्षा का जो नया एक आयाम दिया है, आम आदमी को हमने महंगाई के इस दौर में हमने उनको लाभ दिया है, बेरोजगारी के इस युग में हमने नौजवान बेटे बेटियों को नौकरियां दी है। हमने जो 1 अप्रैल से जो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, 1 अप्रैल से हम हमारी आधी महिलाओं को आधे किराए पे राजस्थान की रोडवेज की बसों में राजस्थान मतलब योजनाएं जो आपके उसके सामने कोई चेहरा नहीं टिकेगा। हमारी योजनाएं ये बदलते रहेंगे। इनको लगेगा इसको भी बदल दो, इसको ले आओ, लेकिन योजनाएं जब धरातल पे आएंगे 1 अप्रैल से जो 100 यूनिट फ्री, ठीक है। 2000 श्याम जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? श्याम जी देखिए, तिवारी जी कह रहे, तिवारी जी आपका भी जो हृदय सम्राट और जननायक कह रहे हो, अब नया प्रदेश अध्यक्ष आपका भी आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि केवल अशोक जी की रणनीति के अनुसार ही चुनाव लड़ा जाएगा। आपका ही परिवर्तन बहुत जल्दी संभव है। आप ये मान के चलिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं ना, व्यापक बदलाव होने वाला है आपके यहाँ मंत्रिमंडल में भी, और दोनों में 31 तारीख से पहले कुछ हो सकता है आपके भी, जिस तरह की स्थितियां चल रही है। आप बार बार अशोक गहलोत चौथी बार भी बनेंगे, मतलब कोई भी नया मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। कैडर बेस्ड पार्टी है, फिर इनको चेहरा बदलने की क्या जरूरत है? श्याम जी मास बेस्ड पार्टी, इनकी कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर कोई सा भी हो, चुनाव में कैडर लड़ता है। श्याम जी अभी आपने तिवारी जी को सुना, इनका कहना यह था कि चाहे कोई भी चेहरा बीजेपी लेकर आ जाए, लेकिन वो मुकाबला हमारी योजनाओं के सामने नहीं कर सकती है, सिवाय वसुंधरा राजे का नाम ये ले रहे हैं। कि अब आप बताइए कि आखिर वसुंधरा राजे को लेकर जो कांग्रेस इतनी, मतलब हम कहेंगे हमदर्दी क्यों दिखा रही है? दीपक जी बार बार जो बातें कह रहे थे, तिवारी जी को पता है कि कुछ सीटें एडजस्टमेंट के आधार पर वसुंधरा जी छोड़ती है, कुछ अशोक गहलोत छोड़ते हैं। वो अंदर की जो घालमेल है वो उजागर हो गई है, इसलिए दिक्कत आएगी। अब आप मान के चलिएगा, दोनों तरफ से चुनावी रणनीति तो देखिए, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, पहले ही कह चुके हैं वो। और यहाँ पर किसके नाम पे चुनाव लड़ जाएगा? जयराम रमेश कह गए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा आपके यहाँ भी, ये क्योंकि स्पष्ट हो गया क्या। और अशोक गहलोत खुद कह चुके, हाईकमान फैसला करता है मुख्यमंत्री का, इसलिए चुनावी प्रक्रिया दोनों तरफ शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से आप बार बार कह रहे हो, अशोक गहलोत की योजनाएं तो 2 बार भी आई थी, पहली बार योजनाएं नहीं दी है, तो आपने एक बार 21 लिए थे, एक बार 56 लिए थे, तो अब कितने होंगे कोई तय थोड़ा कर सकता। चलिए श्याम जी, आर तिवारी जी और मनीष पारिक जी, आप हमारे साथ बने रहते। सवाल यही है कि क्या जोशी दिलाएंगे जीत बीजेपी को? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए। मनीष पारिक जी का रुख करते हैं। मनीष जी, अमूमन ये परिपाटी राजस्थान में रही है कि जो मेवाड़ को जीत लेता है वो पूरा राजस्थान फतेह कर लेता है, तो क्या गुलाब चंद कटारिया के असम जाने के बाद या असम के राज्यपाल उनके बनने के बाद में जो आपके पास एक मेवाड़ में बड़े नेता की कमी थी, वो आपने सीपी जोशी को एक बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद में पूरी की है? नहीं, ये बात तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर संभाग में काफ़ी नेता हैं। अब निश्चित तौर पर जो एक्सपोजर की बात है, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी जी 2 बार सांसद हैं और दूसरी बार सांसद हैं, पहले भी
उप प्रधान आप रहे हैं और उससे पहले विद्यार्थी जीवन से विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जड़ों की गहरी पैठ रखते हैं और इनको जो समझ है आधुनिक राजनीति की वो भी है। और सांसद के नाते से जो अलूफ रहकर पूरे राजस्थान में आपने विजुअलाइज किया है या उसका पूरा अवलोकन किया है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं कि आर तिवारी जी खुद ही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं कि निश्चित तौर पर मुझे भी वही कहना है कि हमारे नेता मोदी जी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम इस कदर साथ चलते हैं, इस कदर कदम टुकड़ी के साथ चलते हैं कि लगता है एक ही कदम चल रहा है। तो ये आपकी आदत नहीं है। मैंने आपको निवेदन किया, मैंने आपको कहा, जब आपने ये कह दिया, अब आपको तो यही बात करनी है पड़ा क्या? मैं आपको यही कह रहा हूँ भाई, मोदी जी जब ऑर्गेनाइजेशन ने उनके लिए कोई और भूमिका देखी है। भी चलेंगे भी, सतीश पुनियासी से गलती हुई क्या? उनको आपने किस बात की सजा दी? वो कोई सजा, मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी भूमिका अलग अलग है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे, वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे, आरएसएस के कैडर है। अगर तालमेल नहीं कर पा रहे थे तो ये बड़ी विडंबना आज आप बैठ करके कर रहे हो कि हम कदम से कदम मिलाते मोदी जी से। आपको कह रहा हूं मैं, तो आपने जब कहा कि इनके तो एक ही नेता है, नहीं कर रहे थे, आपने उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बधाई है आपको कि जो आपने कहा वो आप हमारी बात ही कह रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूं कि मोदी तो मैं जी तो हमारे ये कह रहा नेता हूं, है। बीजेपी का मतलब है नरेंद्र भाई मोदी और मोदी जी का मतलब है बीजेपी, बाकी नेता है ही नहीं। आपकी कैडर बेस खत्म हो गया। यही समझते हैं आज आपके गांधी परिवार का छत्र छाया में रहते रहते आप सोचो आपको किसी लगता को है भी बदल दो, मोदी जीतेगा। तो जनता समझ रही है कि दुनिया में नगर पालिका में भी मोदी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में मोदी चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी को कहां लड़ाओगे? अपने बल पे, अपनी ताकत पे, नए कार्यकर्ताओं की ताकत पे चुनाव लड़ करके दिखाओ। और राजस्थान में आपने जो परिवर्तन किया है, ये सारे लोग बने हुए, रास नहीं आएगा। पार्षद बने हैं, जो एमएलए बने हैं, फैसला तो हाईकमान करेगा, शांति सही कह बने हैं। नेता का फैसला तो आने वाले समय में हाईकमान करेगा। लेकिन आप खुद एक कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के, आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं। जन कल्याणकारी जो हमने सामाजिक सुरक्षा, हमने एक आवरण दिया है आम आदमी को, जो हमने लाभ दिया, उसके आधार पे चुनाव लड़ेंगे। ये चेहरे बदलते बदलते थक जाएंगे, लेकिन अब के बाद रिवाज नहीं बदलेगा। सरकार कांग्रेस की आएगी, सरकार आम आदमी जो आज लाभान्वित है। और ये जो अशोक गहलोत के आपको बदलना पड़ेगा, वो मैं कह रहा हूं बदलना कहा है, सरकार बदलना पड़ेगा। इन्हीं नीतियों पे आएगी। तो आज जननायक अशोक गहलोत ने राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को जो सामाजिक सुरक्षा दी है, आर्थिक सुरक्षा दी है, स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर हमने जो काम किया वो जनता तक सुरक्षा देखिए। लोगों ने डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। 2003 और 2013 में क्या हुआ था फिर उसका? ये सड़क पे जो हुआ है, आज 23 मार्च को बात कर रहा हूं, बीती बात बिसारी है, आगे की कार्यकर्ताओं का मैं आगे की सोच रहा हूँ। पिछले बातों को याद करेंगे तो हमको लगेगा पूरे देश में हमारा शासन था। आज हम 3 राज्यों में हैं। अगर हम अतीत के अंदर जिएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वर्तमान में जी रहे हैं, आने वाला भविष्य हमारे साथ में, आम आदमी का साथ है। ठीक है, श्याम जी का रुख करते। श्याम जी, हमने देखा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा करते हुए, उस पर बात रखते हुए सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बताया था। उसके बाद में वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री से मिलकर आते हैं। तो क्या संकेत मिलना शुरू हो गए थे कि सीपी जोशी को कमान मिलेगी? देखिए, सीपी जोशी को तो काफी दिन पहले ही बनाया जाना था। वो जो बीच वाला एफिशिएट हुआ था पार्लियामेंट वाला, इसलिए थोड़ी 15 दिन देरी हो गई। ये देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां, जब अगर आप किसी को राज्यपाल बना के भेज रहे हो जिस संभाग से, उस क्षेत्र में हाशिया बीजेपी की स्थिति को स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए वहां के व्यक्ति को देना था। अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से, अब ये देखिए, ये अभी तक 15 अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, जिसमें से 7 तो ब्राह्मण ही बने हैं। ये 7 तो हैं ब्राह्मण। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण लोभी हमेशा हावी रही है बीजेपी में। अब अभी गत दिनों अगर घनश्याम तिवारी सही तरीके से रहते तो वो भी बन सकते थे, लेकिन वो चले गए और फिर आ गए। फिर वो कई चीजें रही है, आपको मनीष जी को पता है, कई चीजें हैं। तो ये बात कही जा सकती है कि आने वाले समय में देखिए, जिस प्रकार से भाजपा में, अब चाहे भले मनीष जी माने नहीं माने, लेकिन जाट का अंश ज्यादा बढ़ गया था। लोग बात सवाल खड़े करने लग गए थे कि भाई, हम बाकी की जाति के लोग भी हैं, उनको क्यों नहीं तरजीह दी जा रही है। तो जिस प्रकार से बदलाव की स्थिति आई है, बहुत सोच समझ के देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने अरुण सिंह जी से मिले हैं वो, और उन्होंने साफ कहा है कि मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं भाजपा का हूँ।
और संघ लोभी से है ये। और कहा जा सकता है जिस प्रकार से मनीष जी कह रहे हैं कि राजस्थान में एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और ये भी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को लाभ तो मिलेगा, लॉस तो कहीं होने वाला नहीं। ठीक है। मैं इसके दावे के साथ कह सकता हूं। और कांग्रेस के भी बार बार जो कह रहे हैं तिवारी जी आपके यहाँ भी बहुत व्यापक बदलाव आ रहा है, आप कुछ समय का इंतजार कीजिएगा, आपके यहाँ भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब क्या ठीक क्या है। परिवर्तन होंगे मैं कुछ कहने, लेकिन ये बात सही है, संगठन का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल होना निश्चित है। ठीक है मनीष जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, संक्षिप्त टिप्पणी। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारे हर व्यक्ति की, हर कार्यकर्ता की, हर नेता की भूमिका तय है। विभिन्न भूमिकाएं अलग अलग होती रहती है। बड़ी बात यह भी है कि जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो कैडर का ही हिस्सा होता है वही नेता होता है। और हमारे जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ब्रह्मांड के हैं माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमने आपको बताया सभी लोग कैडर बेस है। आप उठा, आपको तो मालूम है आर तिवारी जी, आप पुराने नेता हो जयपुर के, आप ये बताइए कि जितने लोग यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, जितने लोग पदाधिकारी बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और वो राष्ट्रवाद की प्रखर मानने वाले हैं। खत्म हो गया। मैंने आपको कहा, ये तो आप अपनी बात बता रहे हो। चलिए आर तिवारी जी, मनीष पारिक जी और श्याम सुंदर शर्मा